जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत बेहतर, बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एक मस्त अंदाज में आप सभी अपना रिवीजन कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में और आशा करता हूं आप सभी एकदम बहुत अच्छे रहें, बेहतरीन रहें, ज़बरदस्त, जिंदाबाद रहें। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रेडियो ऑपरेटर की जो आपकी क्लासेज हैं पेड बैच में, यानी कि आप में अरे एप्लीकेशन पर पहली क्लास है। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएं ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। रीता चतुर्वेदी हैं, शनि कुमार हैं, प्रफुल्ल हैं, यश हैं, प्रतीक मिश्रा हैं, रविंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सभी मेरे प्यारे से दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग, आदाब, शत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। देवेंद्र यादव हैं और हमारे साथ नम्रता हैं, अखिलेश कुशवाहा हैं, बिट्टन लाल जी जुड़ चुके हैं, विकास कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बताएंगे एक बार सभी लोग आपके हालचाल कैसे हैं? रश्मि कुशवाहा, मोहित सिंह, दीपा यादव, ब्रजेश, अंजलि गौतम हैं, आकाश कुमार हैं और शिवम है। हाँ, संडे तो मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, संडे बिल्कुल मॉक टेस्ट मिलेगा। धर्मवीर हैं, प्रतीक हैं हमारे साथ। डेल्टा टू अल्फा, अल्फा टू डेल्टा, फ्यूचर रेडियो ऑपरेटर का, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित कुमार, अविनाश, मुकेश, तुषार, संजय। असिस्टेंट ऑपरेटर में मेन केमिस्ट्री आती है? जी नहीं, बिल्कुल असिस्टेंट ऑपरेटर में केमिस्ट्री नहीं है, उसके पूरे सिलेबस में फिजिक्स है। अगर हम हेड ऑपरेटर की बात करें तो कुछ दो चार टॉपिक आपके उसमें दिए गए हैं जो कि केमिस्ट्री के हैं, बाकी तो सारी की सारी फिजिक्स है। ठीक है। तो हमारे साथ रविराज भी जुड़ चुके हैं। बढ़िया सर, आप बताओ। भाई मैं एकदम मस्त हूँ और आशा करूँगा आप सब लोग भी एकदम अच्छे होंगे। चलो करते हैं शुरू आज के सेशन को। बताइए, तो पहले 3 दिनों में हम जो पढ़ चुके हैं, हमने कवर कर लिया है। पहले 3 दिनों में हमने जो कवर किया है वो किया है आपका पहला चैप्टर यानी कि यूनिट, और यूनिट वाले चैप्टर में मिसलिनियस जो चीज़ें हैं, यानी कि जो मिक्स चीज़ें हैं जो कहीं नहीं आती, जैसे कि इन्वेंटर हो गए और आपके खोजकर्ता हो गए। अभी हमने मापक यंत्र पढ़े हैं, खोजकर्ता नहीं पढ़े, तो खोजकर्ता हम आज लोग पढ़ लेंगे। तो मापक यंत्र, खोजकर्ता, इन सबको लगा के पूरा चैप्टर आपका पहला कंप्लीट हो जाता है और हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है मोशन। मोशन का मतलब गति। तो चलिए गति को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन लेना चाहूँगा हमेशा की तरह, और ये देखते हैं कि आपका रिवीजन कितना चल रहा है। तो मुझे बताएंगे आपकी एक फर्मी कितने के बराबर होता है? एक फर्मी कितने के बराबर होता है? पहला क्वेश्चन आपसे मेरा, एक फर्मी कितने के बराबर होता है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए, जो रेडियस ऑफ शेल होती है, ह्यूमन बॉडी का जो शेल होता है, तो उसकी रेडियस क्या होती है? यानी कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर में, कोशिका की त्रिज्या क्या होती है? कोशिका की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, ये बताइए। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करिए, फिर मैं आपको लेके आगे बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल रश्मि, आपको नोट्स तो दोबारा बनाने ही होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अगर एक चीज आपको पेड बैच दिया जा रहा है तो उसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उसके लिए आप अगर नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सर टोटल कितनी क्लास लगेंगी? अरे प्रफुल्ल भैया, अभी शुरुआत तो हुई है। जी बिल्कुल अंशुमन शुक्ला, आपकी पूरी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। तो आप लोग आंसर कर रहे हैं सर 10 की पावर 15। बहुत बढ़िया, एक फर्मी में 10 की पावर -15 होते हैं, यानी कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। राहुल हैं, यश हैं और विभूति हैं। नेहा शर्मा ने 10 की पावर -6 दिया है जो कि गलत है। 10 की पावर -15 आंसर होगा आपका, 10 की पावर -15। अगर हम रेडियस ऑफ शेल की बात करेंगे, अगर आपने, नेहा शर्मा ने शायद रेडियस ऑफ शेल का आंसर दिया था, तो रेडियस ऑफ शेल का अगर आपने आंसर दिया था 10 की पावर -6, तो बिल्कुल आपका सही जवाब था। ये होता है आपका 10 की पावर -6। और 10 की पावर -6 को फिजिक्स की लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं माइक्रो। 10 की पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, अब चलें, बताइए आगे चलें। तो चलो अपने चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन। अब देखिए, अगर हम मोशन की लंबी चौड़ी डेफिनेशंस पढ़ें तो वो केवल पेज भरने वाली बातें हो जाएंगी, लोड बढ़ाने वाली बातें हो जाएंगी। हम बस उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना एग्जाम में आएगा। तो बस आप इसको समझ लो कि गति क्या होती है। भाई गति का मतलब होता है कि कोई भी चीज समय के साथ अपनी स्थिति को बदल दे। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मान के चलिए अभी समय हुआ है 8:09। अब 8:10 तक मान लो मैं चलना शुरू कर दूं तो कुछ दूरी पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ा मेरी स्थिति भी बदली है, तो मैं कहूंगा कि मैं गति में हूं, मैं मोशन में हूं। अगर समय यूं ही चलता रहे और मैं अपनी जगह को ही ना छोड़ूं, मैं एक ही जगह पर खड़ा रहूं, तो मैं कहूंगा मैं गति में नहीं हूं, मैं विराम में हूं। सिर्फ इतनी सी परिभाषा है।
लेकिन समझने की जो बात है वो ये है कि मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका 1D मोशन और एक होता है आपका 2D मोशन। समझिए दोनों में क्या फर्क होता है। 1D मोशन का मतलब क्या है, डी फॉर होता है डायमेंशन, ठीक है। देखिए जिन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है आप समझ लेना कि उनसे पेपर में नहीं आता है, लेकिन आगे की चीज़ों को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। 1D मोशन का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, यानी कि एक ही दिशा में गति। जैसे मोटरसाइकिल सवार है, आप हो मान के चलिए आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, हाईवे है बहुत लंबा लंबा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आपने एक्सीलेटर दे दिया 80 पे मस्त, आप बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, ना मुड़ रहा है, कुछ मुड़ने की जरूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल सीधे सीधे जाते चले जा रहे हैं। तो भाई इस मोशन को क्या कहेंगे आप, 1D मोशन कहेंगे, एक दिशा में गति कहेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बैठ जाते हैं, झूले में बैठ जाते हैं जो गोल गोल घूमता है, तो आप ये देखेंगे आप गोल गोल घूम रहे हो, और कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है इसका मतलब वो दो दिशाओं में चल रही है। भाई अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, मान लो कोई चीज़ यहाँ है और यहाँ तक चली गई, तो इसका मतलब वो एक्स में भी गई है और वाई में भी गई है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, वो यहाँ थी और वो यहाँ से यहाँ चली गई, तो इस बात को कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ एक्स में भी गई है और वो चीज़ आपकी वाई में भी गई है। तो इस तरह के मोशन को जो हम बोलते हैं, जो दो दिशाओं में मोशन होता है, उसको बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है। तो 2D मोशन के बारे में और ज़्यादा हम आगे बात करेंगे। अभी जो हमारा टारगेट होगा आज वो होगा 1D मोशन को फिनिश करना। तो चलिए 1D मोशन की स्टार्टिंग करते हैं। क्या सभी को क्लियर है कि 1D मोशन और 2D मोशन क्या है? जरा एक बार यस या नो बोलेंगे। 1D मोशन और 2D मोशन क्या सभी को क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तो 1D मोशन में अब आपकी क्वांटिटीज आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपसे बोला था कि अब यहाँ पर राशियां आनी शुरू हो जाएंगी कि कौन सी राशि कैसे है। तो देखेंगे आप एक बार। अरे यार अखिलेश तुम्हारा कमेंट भैया चचा दिख रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो दोस्त? तो भाई अब आपकी राशियां आनी शुरू हो जाएंगी, और 1D मोशन में जो पहली राशि आती है आपकी विस्थापन आती है, और इसी के साथ दूसरी राशि जो आती है वो दूरी आती है। इन दोनों को एक बार अंतर के साथ पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेने को कहता हूं, आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए ये है हमारे स्कूल का क्लासरूम और ये है ऑफिस, ठीक है। ये स्कूल का क्लासरूम है और ये है स्कूल का ऑफिस। अब मास्टर जी मुझसे कहते हैं कि भाई तुम जाके ऑफिस से चौक ले आओ, ठीक है, जाके चौक ले आओ। तो मैं सीधा साधा लड़का हूँ और मैं बिल्कुल अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, सीधा जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। लेकिन वहीं एक दूसरे लड़के से बोलते हैं, जैसे मान लो इनमें से उन्होंने बोला अमन से बोला कि अमन तुम जाके अगले दिन चौक ले आओ। तो अमन तो भाई थोड़ा सा हरियाली पसंद लड़का है, तो वो तो 11th में भी झांकेगा, है ना, 10th में भी झांकेगा, मान लो तुम 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th में भी झांकेगा। उसके बाद मान लो तीसरे दिन बोल लिया, मान लो अनुपम से बोल दिया, तीसरे दिन अनुपम से बोल दिया, और अनुपम क्या करता है, अनुपम तो और भी मक्कार है, वो 9th 10th को छोड़ो 6 7 में भी झांक रहा है, ऐसे करके झांकता हुआ मस्त जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए सबसे कम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे कम दूरी ए से लेके बी तक किसने ट्रेवल की? दूरी नहीं कहेंगे, सॉरी, लंबाई। सबसे कम लंबाई, सबसे कम रास्ते की जो लंबाई थी वो किसने तय की? तो आप कहोगे सर नंबर 2 ने तय की। और देखिए सबसे कम जो है वो केवल एक ही संभव है, जब आप बिल्कुल सीधा सीधा चलोगे, जब आप बिल्कुल सीधा सीधा चलोगे तो केवल यही संभव है। बाकी सारी जो लंबाइयां होंगी वो इससे तो बड़ी होंगी। यानी कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की, उसको कहोगे तुम डिस्प्लेसमेंट, उसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट। और बाकी इसके अलावा कोई भी लंबाई होगी ए से लेके बी तक की, उसको कहोगे तुम दूरी। यानी कि लंबाई जो होती है वो दो हिस्सों में बांटी जाती है। लंबाई को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक विस्थापन, एक दूरी। तो अगर आप किसी रास्ते की सबसे कम लंबाई तय कर रहे हो तो उसको हम विस्थापन कह देंगे, और अगर आप विस्थापन के अलावा कोई भी लंबाई तय कर रहे हो, अब इसको छोड़ के आप कहीं से भी चले जाओ, सारी की सारी दूरियां कहलाएंगी, ठीक है, आसान है। अब आपसे मैं ये पूछूंगा, देखो मैंने आपसे वादा किया था कि सदिश सदिश हम रटेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है। तो अब आप खुद बताना कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। यहां पे जो मैंने कहा था उस बात को सिद्ध करने का समय आ गया है। आप देखिए 1 2 3 में से किसने दिशा का ख्याल रखा? भाई 2 को देखिए बिल्कुल सीधा गया है एक ही दिशा में, लेकिन इनको देखो कभी ऊपर हैं, कभी आगे हैं, कभी नीचे हैं, कभी आगे हैं, कभी नीचे हैं। इनको देखो
कभी नीचे हैं, कभी आगे हैं, कभी ऊपर हैं, कभी आगे हैं, नीचे हैं, आगे हैं। बोलो दिशा का ख्याल किसने रखा? तो आप कहोगे कि सर दिशा का जो ख्याल है ना वो नंबर 2 ने रखा है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, अगर दिशा का ख्याल रख रहा है तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो यस या नो? जिसने दिशा का ख्याल रखा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोलो रटना ज्यादा बढ़िया है कि समझना ज्यादा बढ़िया है? और जिसने दिशा का ख्याल नहीं रखा, यानी कि दूरी वालों ने दिशा का कोई ख्याल नहीं रखा, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है सभी को? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दो एक ही दिशा। वेरी गुड। सभी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक। मान के चलिएगा कि कोई आदमी ए से बी तक जाता है, कोई आदमी ए से बी तक जाता है और फिर वापस बी से सी तक आ जाता है। यहां तक आ गया, ठीक है। बी से सी तक वापस आ जाता है। ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है और बी से सी तक की दूरी 5 मीटर है। तो इस स्थिति में आपसे बोला जाएगा बताइए दूरी कैलकुलेट करिए, यानी कि डिस्टेंस, और आपसे पूछा जाएगा विस्थापन कैलकुलेट करिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए दूरी और विस्थापन दोनों में क्या होगा? अब देखिए दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का ख्याल ही नहीं रखना है। अब दिशा का ख्याल नहीं रखना तो भैया सबको पॉजिटिव पॉजिटिव लेते चले जाओ। आगे चलेगा तो भी प्लस में ले लो, ठीक है, और पीछे चलेगा तो भी प्लस में ले लो, यानी कि दूरी हो गई 15 मीटर। अब आपने ओवरऑल ये बता दिया कि भैया वो 15 मीटर चला है, ये नहीं पता चल रहा है कि अब वो आगे चला है पीछे चला है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन अगर विस्थापन कैलकुलेट करोगे तो विस्थापन चूंकि एक सदिश राशि है तो आपको दिशा का ख्याल रखना पड़ेगा। भाई मान लो आगे चलने को आप +10 ले रहे हो तो पीछे चलने को आपको -5 लेना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा आपका +5। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने ये डायरेक्शन ली है इसमें ज़्यादा चला है, ये डायरेक्शन ली है इसमें ज़्यादा चला है। तो यहाँ से हमें दिशा की भी जानकारी मिल रही है। क्या सभी को क्लियर है? दूरी के केस में बस प्लस प्लस लेते चले जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आगे हमेशा ही प्लस लेना है, आप चाहे माइनस ले लो, फिर पीछे चलने को प्लस लेना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप सभी उसका आंसर करेंगे। मान के चलिए ये आदमी ए से लेके बी तक जाता है और फिर बी से लेके सी तक यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ये है 10 मीटर और ये पूरी है 15 मीटर, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग मुझे दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से मुझे सभी लोग दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करके बताइए कि कितना दूरी और कितना विस्थापन हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करिए, मैं भी करता हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ दूरी को तो हर जगह क्या ले लेना है? प्लस ही ले लेना है, तो 10 और 15 25 हो जाएंगे। और अगर विस्थापन की बात करेंगे, आगे चलने को प्लस ले रहे हो तो पीछे चलने को माइनस, यानी कि -5। मतलब बता रहा है कि माइनस में जो आपने लिया है उसमें आपने ज़्यादा दूरी तय की है। बिल्कुल सही बात है। कौशल किशोर हों, चाहे भैया जुगल किशोर हों, चाहे रामलाल किशोर हों, मेरे दोस्त, मेरे भैया, मेरे चचा, मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ चीज़ों को तो आप कमेंट कैसे कर देते हैं। भाई साहब अगर आप वास्तव में फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो केवल तभी कमेंट करिए जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपका जेन्युइन डाउट हो। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शादी कब तक होगी, मेरी शादी कब तक होगी, दहेज में क्या मिलेगा, बीवी कैसी मिलेगी, इन चीज़ों के आंसर भैया आप बाद में ले लिया करो टेलीग्राम ग्रुप पे, उन सब चीज़ों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझने पे फोकस किया करो। चलो भाई ये हो गया -5। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं, नंबर 3 एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। और मैं कहता हूं कि कोई चीज़ यहां से यहां तक ही बस गई है, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक वापस आ गई है। मतलब एग्जैक्टली जितना वो आगे गया था उतना ही वो पीछे आ गया। ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। बोलो दूरी और विस्थापन दोनों अगर 10-10 मीटर हैं तो दूरी और विस्थापन कितने हो जाएंगे? बताएंगे भैया सभी लोग इसमें। तो आप कहोगे कि सर दूरी तो इसमें 10 + 10 20 हो जाएगी, 10 + 10 20 हो जाएगी, लेकिन विस्थापन 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 10 - 10 0 हो जाएगा। बोलो मजा आया? अब देखो एक मजे की बात, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली और मैंने ये इसलिए करवाया है ताकि मैं आपको एक चीज सिखा सकूं। क्या? अब आप बोलना कि आप मुझसे एग्री हैं या नहीं है। एक चीज मैं कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दूरी को तीनों के तीनों केस में आप उठा के देखिए, दूरी हर जगह पॉजिटिव है। दूरी को चाहे आप यहां देखें, चाहे आप दूरी को यहां देखें, चाहे आप दूरी को यहां देखें, दूरी हर जगह पॉजिटिव है। अगर किसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा।
दूरी हर जगह पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप मेरे भाइयों बात करोगे किसकी, विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका जीरो भी हो सकता है। बोलो कोई रटने की जरूरत है? जरा बोलेंगे क्या ये कोई रटने की जरूरत है? चेतन वाश ने कहते हैं सर यूपीजी के भी कराइए। ठीक है भाई, यूपीजी के करा देंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आया आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी, दूरी जो होगी, वो हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव ही रहेगी। जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हाँ जी, समझ में आई है? चलो बहुत बढ़िया, सभी को एकदम मस्त समझ में आ गया है, एकदम बेहतरीन। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो, दूरी और विस्थापन से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ये शून्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, और वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा यानी धनात्मक रहेगा। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज और बताओ, मुझे आप एक चीज और बताओ कि डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट? बताओ, डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है? अगर हम एक चीज पढ़ना चाहें कि डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ कौन सी चीज बड़ी होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? अगर मैं एक रेशियो निकालूं किस किस का, डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का, तो ये क्या रेशियो होगा? आप कहोगे सर डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा बड़ी होती है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, देखो हर केस में क्या बड़ी आ रही है? डिस्टेंस बड़ी आ रही है। तो ये रेशियो जो है हमेशा कितना होगा भाई? जब फ्रैक्शन में ऊपर आप बड़ा नंबर रखोगे, नीचे कोई छोटा नंबर रखोगे, तो हमेशा आंसर आपका कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। बोलो यस या नो? ये आंसर हमेशा आपका कैसा आएगा? ग्रेटर देन 1 ही आएगा। क्या सभी सहमत है मेरी बात से? आपका आंसर हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, है कि नहीं है? ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मान लो पेपर में ऐसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है, तो ये रेशियो आपका हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है? भाई बहुत सिंपल सी बात है कि फ्रैक्शन में अगर आप बड़ा नंबर ऊपर रखोगे, छोटा नंबर नीचे रखोगे, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। भाई यहाँ 15 रखो, यहाँ 5 रखो, 5 या 15, 1 से बड़ा आ गया। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाएगा, डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, 1/3 यानी 1 से छोटा आ जाएगा। तो आपको पेपर में बहुत ध्यान से आंसर करना है। मोहित सिंह भाई साहब पहले ध्यान से समझो, यहाँ समझ में आ गया तो पढ़ने के 10 मिनट बाद मात्र नोट्स बना लोगे आप। बाकी अगर पढ़ने के साथ साथ इसी में रह गए नोट्स बनाने में, तो नोट्स ही बनाने में रह जाओगे, समझ नहीं आएगा दोस्त, है ना? बहुत बढ़िया, संदीप सिंह ने एकदम जबरदस्त जवाब दिया है। अब देखिए, ये हो गए 3 केस, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, एक चीज और सुनिए आप मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे बताइए आप एक चीज, मुझे आप एक चीज और बताइए कि मान के चलिए आप यहां से यहां तक गए, ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें विस्थापन और दूरी कितने हैं, दोनों के दोनों बताइए। केवल आप यहां से यहां तक गए हो बस, तो विस्थापन और दूरी दोनों बताइए। और इसको मान लो ये है 10 मीटर, कितना है आपका ये? 10 मीटर। बताइए दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, विस्थापन और दूरी? अब आप कहोगे कि सर दोनों ही 10 हैं, इसमें क्या है, दोनों ही 10 हैं। यानी कि एक केस ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें दोनों के दोनों बराबर हों, तो ऐसा भी आ सकता है एक केस जिसमें दोनों के दोनों बराबर हों। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो आपका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये चिन्ह क्या कहता है कि ये रेशियो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा कभी नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई है? यस बोल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसको रटना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि पेपर में अगर उल्टा कर दिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए मैं बच्चा हमेशा रटने को मना करता हूँ, रटो मत। अगर उल्टा कर देगा तो इसका आंसर जो है कैसे बन जाएगा, देखिए अगर इसको उल्टा कर देगा, कैसे नाराज हो रहा है भाई? चाचा पहले इसको ही हटाओ। अगर इस रेशियो को उल्टा कर देगा, जैसे मान लो दूरी को उसने लिख दिया यहाँ और डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया यहाँ, ठीक है, इसको ऊपर लिख दिया। अब जरा देख लेते हैं कि ये रेशियो क्या हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा दूरी और विस्थापन से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सबसे मैक्सिमम बनने वाले क्वेश्चन हैं।
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो निशांत, वैभव, ममता, संजय, सभी को एकदम मस्त समझ में आ गया, बेहतरीन। तो दूरी और विस्थापन आपको बढ़िया समझ में आ गया। लेस देन एंड इक्वल टू 1 शरद, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसको कर दो एक बक्से में बंद ताकि हौच पौच सा ना लगे, ये हमारा अलग सेक्शन है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब दूरी और विस्थापन आपको क्लियर हो गया। तो देखो अगर दूरी विस्थापन क्लियर है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियर होती चली जाएंगी। वेरी गुड सुजीत, बहुत बढ़िया, जब करेंगे। तो भाई देखिए, अब तीसरी क्वांटिटी पढ़ते हैं हम, और तीसरी क्वांटिटी क्या है आपकी? तीसरी क्वांटिटी है स्पीड, यानी कि चाल। और उसके बाद हम चौथी क्वांटिटी पढ़ेंगे, और चौथी क्वांटिटी होगी आपकी वेग, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए स्पीड क्या होती है। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्टेंस को यानी कि दूरी को समय से भाग दे दोगे तो वो चाल बन जाती है, और अगर आप विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को समय से भाग दे दोगे तो वो वेलोसिटी यानी कि वेग बन जाता है। बहुत आसान सी बात है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो देखिए, मैं कभी परिभाषा को रटने पे जोर नहीं देता, आप समझिए, समझेंगे कैसे कि याद रखना, जब भी किसी भी राशि में, किसी भी क्वांटिटी में समय का भाग लगे तो वहां पे आप दर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप बोलोगे कि दूरी की दर को, यानी कि दूरी की दर को, दूरी की दर को चाल कहते हैं। दूरी की दर को चाल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश वाले बोलेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहीं काम नहीं आएंगे, काम आपके बस इतना सा आएगा, काम आपके बस इतना सा आएगा। अब आपको जो समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या आप खुद से बना लेंगे? एक बार यस या नो बोलो, क्या आप इसकी डेफिनेशन खुद से बना लेंगे? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे और कुछ इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि स्पीड जो है क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो आप ये देखिए कि स्पीड जो है ना डिस्टेंस से मिलकर बन रही है। स्पीड किससे मिलकर बनती है? डिस्टेंस से। तो भाई ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी पीछे? स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसके मात्रक की हम बात करेंगे तो इसका मीटर, इसका सेकंड, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो मीटर की डायमेंशन L होती है और समय की डायमेंशन T होती है, और T को अगर ऊपर ले जाओगे तो LT माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? LT माइनस 1 बन जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए अगर हम आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो आपकी वेग है यानी कि आपकी वेलोसिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहोगे अरे भैया दिखाई नहीं देता है का? डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे बनने वाली क्वांटिटी भी क्या बनेगी? वेक्टर बनेगी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं इसके अगर आपसे कहूं कि इसकी यूनिट और डायमेंशन, इसके मात्रक यानी कि वेलोसिटी के, वेग के मात्रक और विमा, यूनिट और डायमेंशन क्या चाल जैसे होंगे या उससे अलग होंगे? बस इतना सा आंसर कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। शुभम भाई, जैसे ही आपने पेड बैच लिया होगा उसके साइड में टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन आता है, वहीं पे कर दो। क्यों ग्रुप ही? बताओ तो क्या होगा? सेम होगा। बहुत बढ़िया, आशीष हैं, शिखा हैं, इन सब लोगों के बढ़िया आंसर आ रहे हैं, मतलब ये ध्यान से पढ़ रहे हैं। भाई जब फॉर्मूला सेम है, मतलब इसका मात्रक दूरी होगा, इसका मात्रक समय होगा। ये क्या है? एक दूरी, मतलब इसका मात्रक होगा, सॉरी, मीटर, और इसका मात्रक होगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और जिसका फॉर्मूला सेम है तो उसकी डायमेंशन सेम हो जाएगी, तो सब कुछ इसका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वांटिटी हमने पढ़ ली अब तक। पहली पढ़ ली डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बहुत अच्छे से सीखा। जिनको ये समझ में आ गई है उनको इसके साथ साथ आपकी समझ में आ गई होगी, चाल भी समझ में आ गई है और वेग भी समझ में आ गई है, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अब देखिए, चाल में ही एक कॉन्सेप्ट आपका और आता है जिसको हम बोलते हैं औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। तो पहले आप समझिए इसका मतलब आखिर ये होती क्या है। देखिए, जैसे मान के चलिए आज आप अपनी उनसे मिल के आ रहे हैं, और जब आप घर आते हैं तो आपके जो दोस्त हैं, अक्सर आपके दोस्तों को बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कैसे रहा, क्या रहा। तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि एक बात बता यार, जब तू घर से लेके वहां तक गया था तो तेरी स्पीड कितनी रही? तुम सोचोगे यार क्या वाहियात क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि भाई मान के चलो आप 30 किलोमीटर गए हो बाइक से,
तो 30 किलोमीटर दूरी पर आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड कहिए बाइक की, वो बहुत ज़्यादा बार बदली है। जो स्पीड है, जो चाल है, वो बहुत ज़्यादा बदली है, क्योंकि कहीं रोड खाली मिला था, आपने स्पीड बढ़ा दी, 60 पे चलाई है, बट कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजारी होगी तो 30 पे चलाई होगी। हो सकता है सडनली सामने कोई ब्रेकर आ गया होगा तो 0 भी हो गई होगी। तो स्पीड तो आपकी बहुत बार बदली है। अब आप सोचोगे यार मैं उसको कैसे आंसर दूँ, तो तुम क्या करोगे, तुम ये सोचोगे मोटा मोटा कि यार मैं ये सोचता हूँ जरा कि मेरी जो जर्नी है 30 किलोमीटर की, आप उसको 3 हिस्सों में बांट दो, 10 10 10, ठीक है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। आपने सोचा कि औसतन यहाँ तक जो मेरी चाल रही थी वो रही थी मान लो 50, फिर मेरी चाल 60 हो गई थी, फिर मेरी चाल 40 हो गई थी। तो आप अब इन तीनों का एवरेज निकाल के उसे बता दोगे कि भाई यहाँ पे मेरी औसत चाल ये रही थी। तो औसत का मतलब ही क्या होता है, एवरेज में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि जब हमारा डेटा जो हो बहुत सारा हो, उसका एक जवाब देना। बहुत सारे जवाबों की जगह एक जवाब आप दे दो तो आपका क्या हो जाता है, आंसर ये हो जाता है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर इसका मात्रक होता है। विकास कुमार भैया, किलोमीटर पर आवर एसआई मात्रक नहीं होता, हम जितने भी पढ़ेंगे एसआई और सीजीएस मात्रक पढ़ेंगे। बाकी मात्रक तो आप कुछ भी बना लो। एसआई मात्रक मतलब मीटर पर सेकंड रहेगा। अब मीटर को किलोमीटर में भी बदल सकते हो, सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। वो शायद चीज़ें आप मैथ्स में पढ़ते होगे कि 5/18 18/5, इसलिए मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। हम केवल वो चीज़ करेंगे जो हमारी मतलब अनकवर्ड है, जो केवल फिजिक्स का पोर्शन है। अगर आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, बाकी आशा करूंगा कि वो चीज़ें आपने मैथ्स में अच्छे से पढ़ ली होंगी। चलो, तो ये होता है औसत चाल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से औसत नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड का कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ केवल औसत चाल से एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करूंगा वो क्वेश्चन आप मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी डिस्टेंस तक जाती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, या मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी से भी आ जा रही हो, और वो वापस जो है उसी स्थान तक कुछ अलग स्पीड से आती है, मान लो y किलोमीटर पर आवर से आती है, वो जाती है x से और आती है y से, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उसकी औसत स्पीड कितनी रही। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ऐसे मत करना x प्लस वाई बाई 2, आप बेसिकली फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। उम्मीद है ये फॉर्मूला आप मैथ्स में पढ़ते होंगे। तो 2 गुणा एक्स, अब मान लो एक्स की वैल्यू है 50, वो जा रहा है कितने से, 50 से, और आ रहा है आपका 60 से, तो कितना करोगे, 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, 10 सिंग 60, और 60 के आगे 2 जीरो और नीचे आ जाएगा आपका 110, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगी आपकी 600/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो यूनिट दी होगी उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान है ये तो। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, सुजीत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रभात बहुत बढ़िया, मोनू कुमार वेरी गुड, विनोद बहुत बढ़िया। तो यहां से केवल एक क्वेश्चन बनता है एवरेज स्पीड से, जो कि ये है। अब चलते हैं आगे, इसको छोड़ देते हैं। तो 4 क्वांटिटी अब तक हमने पढ़ी, उसी क्रम में अब जो आपकी अगली क्वांटिटी आएगी, 5वीं आएगी एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। एक्सेलरेशन इसको हम ए से दिखाते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन वास्तव में होता क्या है। फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया होगा बहुत, अब फॉर्मूला तो आपने बहुत पढ़ लिया होगा, लेकिन आज इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एक बार, जैसे मान के चलिएगा आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है। अब आप जब बाइक चला रहे होते हैं तो आपको सामने मान लो अचानक से कुछ दिखा, और आपका दोस्त आपके पीछे बैठा, आपका दोस्त कहेगा ये एक्सीलेटर दे, एक्सीलेटर। क्या हुआ, स्कूटी जा रही, तो तुम क्या करोगे, एक्सीलेटर। अब देखो जाने अनजाने में सब जानते हो आप, इसको प्रॉपर एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर को आप ऐंठ दोगे और उससे क्या होगा, आपकी बाइक की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, आपकी बाइक का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप मान लो आगे निकल जाओगे, तुम्हारा दोस्त कहेगा तुम्हारे कंधे पे हाथ मार, अरे रोक यार कहाँ ले जा रहा है, धीमी कर ले, तो तुम ब्रेक लगाओगे। अब ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगाने से आपकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि समझिए वेलोसिटी का जो चेंज होता है किसके साथ, टाइम के साथ, तो रेट शब्द लगा दोगे। यानी कि तुम ये कह सकते हो, अगर फॉर्मूला ये है कि टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज है, इसके डेफिनेशन क्या बनेगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यानी कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, बाकी डेफिनेशन कहीं काम नहीं आएंगी, केवल इतने से काम बन जाएगा हमारा। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण।
कहते हैं। ठीक है, अब त्वरण का जो फॉर्मूला हो गया वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हो गया। सर यूनिट क्या बनेगी? भाई इसकी जो यूनिट बनेगी आप एक बार ध्यान से देखें कि वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा, जो वेग परिवर्तन का वेग का ही मात्रक होगा, यानी कि वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है 1 सेकंड और आ जाएगा, तो कितना मात्रक बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी से बन रही है, वेग से बन रही है, तो राशि कैसी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी? इसकी है l, इसकी हो जाएगी t की पावर 2 और ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएगी, तो LT-2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, LT-2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको आप कहते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी घट रही है, घटेगी कब? जब आप ब्रेक लगाओगे। तो या तो आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ऋणात्मक त्वरण कहते हो, या फिर उसका दूसरा नाम है मंदन, रिटार्डेशन, की चीज आपकी मंदी हो रही है। ठीक है, तो त्वरण का जो बढ़ना होता है उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जो त्वरण का घटना होता है जिसको हम मंदन भी कहते हैं उसको नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। तो डिक्रीज इन एक्सेलरेशन को आप क्या भी बोलते हो, दूसरा शब्द इसके लिए आप रिटार्डेशन भी इंग्लिश वाले बच्चे इस्तेमाल करते हैं, रिटार्डेशन भी इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। ये वेक्टर क्वांटिटी है प्रीति, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा एकदम। वेरी गुड रश्मि, वेरी गुड। तो भैया ये हो गया आपका एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीजें। अब देखो इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस है ना, अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, तो प्रैक्टिस सेट में करवाता रहूंगा मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इनसे बनने वाले क्वेश्चंस में कराने बैठ गया तो सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा। यहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम कॉन्सेप्ट और थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते चलें, कॉन्सेप्ट को मजबूत करो। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा के करना शुरू कर देना, मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिस की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और आप देखेंगे प्रैक्टिस में कुछ भी नया आपको लगेगा नहीं। जैसे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ तुरंत आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की मजबूती बनाओ। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब भाई साहब हमने पढ़ ली 5 क्वांटिटी, अब 5 क्वांटिटियों को फिनिश करके हम चलते हैं अगले मुद्दे पर। और अगला मुद्दा जो आपका आने वाला है, अगला मुद्दा आपका आने वाला है ग्राफ का। तो आपको 3, 4, 5 साल हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े हुए, तो मैं आशा करूंगा भैया ग्राफ से तो आपका मतलब दूर दूर तक हट गया होगा। लेकिन यहाँ पे अक्सर कोई छोटा मोटा ग्राफ पूछ लिया जाएगा, तो ग्राफ को हम लेकर चलेंगे साथ में। चलो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले तो समझिए ग्राफ होता क्या है। देखिए ग्राफ का मतलब ये होता है, अक्सर आपने ऐसे देखा होगा कि एक यहाँ पे कुछ लिखा होता है और एक यहाँ पे कुछ लिखा होता है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। तो हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ, यानी कि स्थिति और समय का ग्राफ। ठीक है, तो स्थिति को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। स्थिति जो होगी आपकी पोजीशन वो एस से। स्थिति का मतलब कितनी दूरी पर आप खड़े हैं, कहीं से कितनी दूरी पर आप खड़े हैं। कहीं का मतलब एक रेफरेंस पॉइंट आप ले लेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्यों चाहिएगा? अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ मेरी दूरी कितनी है, तो वो कहेगा क्या बात कर रहा है यार। ये पूछो कि कुर्सी से कितनी है, कैमरे से कितनी है, स्क्रीन से कितनी है, यानी कि आपको एक दूसरा बिंदु फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो दूसरा बिंदु फिक्स कर लेते हैं वो ये है ओरिजिन, और हम मान लेते हैं ओरिजिन पे हर चीज जीरो है। और इससे कितनी दूरी आप चले, कितने समय में चले, तो दूरी को हम स्थिति को एस से दिखाएंगे और समय को हम टी से दिखाएंगे। यानी कि इस स्थिति को हम क्या दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे, और इसको हम टी से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए ग्राफ पढ़ते हैं इनके। और पहला ग्राफ जो आता है आपका वो आता है अगर वस्तु विराम में है। सभी को दिख रहा होगा, अगर वस्तु विराम में है, अगर वस्तु विराम में है तो क्या ग्राफ बनेगा? अब देखिए ये क्या थी, हमने कहा था ये है भाई पोजीशन, और ये क्या है? समय। मान के चलिए कोई वस्तु 10 मीटर दूरी तक चली जाती है, कोई वस्तु 10 मीटर दूरी तक चली गई और उसके बाद उसने चलना बंद कर दिया। अब जब चलना बंद कर दिया तो क्या होगा कि समय बढ़ता चला जाएगा। देखो समय यहाँ बढ़ रहा है, समय बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो 10 ही मीटर पे खड़ी है। भाई इसी को तो विराम कहते हैं, इसी को तो आप रेस्ट कहते हो। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो ग्राफ आएगा, क्वेश्चन आएगा अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा। आपका आंसर होना चाहिए कि सर पोजीशन टाइम जो ग्राफ होगा ऑप्शन में होगा कि टाइम एक्सिस के पैरेलल, यानी कि समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर उसका ग्राफ आएगा। क्या आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? आपको समझ में आ गया?
कि अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रही है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ आएगा वो समय अक्ष के समांतर आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्या आप सभी को ये बात क्लियर है? तो ये हो गया अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है। अगला ग्राफ देखते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही है। अब देखिए चलने में क्या होगा कि उसका जो वेग है वो नियत है, यानी कि वो अपने लगातार वेग से चल रही है। लगातार वेग का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 ही मीटर पर सेकंड से वो चलती चली जा रही है। अब देखिए अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट आप याद रखिए, अगर एक समान वेग की बात आ जाए तो स्थिति और समय का जो ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, और कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से। बस ऑप्शन में आएगा कि ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। कहां से बना रही होगी? आपकी ओरिजिन से। इन बातों को थोड़ा सा आप डायरेक्ट हल्का सा याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप कहोगे कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई का मतलब ये हो गया कि उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर जाएगा। डायरेक्ट याद कर लो भाई आप, अगर इसको चाहें तो, कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर कैसा जाएगा? बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका ग्राफ जो है वो 45 डिग्री से सीधा जाएगा, बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री से सीधा जाएगा। यही आपका ऑप्शन होगा। प्रीति चौहान, बहुत बढ़िया। और अगर अब यहां पे तो था एक समान वेग, लेकिन अगर कोई वस्तु असमान वेग से चल रही है, असमान वेग का मतलब ये होता है, असमान वेग का मतलब ये होता है कि भाई उसका वेग कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसका ग्राफ या तो ऐसा जाएगा, या तो ऐसा जाएगा, या तो ऐसा जाएगा। अगर उसका वेग लगातार बदल रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है समय के साथ, तो उसका ग्राफ या तो इस तरीके से जाएगा या तो इस तरीके से जाएगा। तो ये होते हैं आपके ग्राफ। फिर से एक बार देखो, मैं फिर से रिवाइज कराई देता हूं, सारे के सारे ग्राफ एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। देखिए ये है मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, मतलब कोई वस्तु चली नहीं रही है, कुछ दूर चली थी फिर नहीं चल रही है वो, तो यहां उसका ग्राफ ऐसा जाएगा। अगर कोई वस्तु बिल्कुल चल ही नहीं रही है तो भाई समय बढ़ता जाएगा। समय तो बढ़ रहा है ना, देखो समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी उसकी वहीं रुक गई है। दूरी कब बढ़ेगी? जब ये ऊपर जाती, लेकिन ये तो रुक गई है, तो इसको कहेंगे हम विराम। इसको क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु चल रही है, भाई चलने का मतलब क्या होगा कि कुछ समय में कुछ दूरी लगातार तय करेगी। मान के चलिएगा, चलने का मतलब क्या है? एक समान वेग का मतलब समान समय में समान दूरी। मान के चलिए 5 सेकंड में, हम इसको समय में बांट लेते हैं, 5 सेकंड और 10 सेकंड। मान लो शुरू के 5 सेकंड में उसने 10 मीटर तय करी, तो भाई अगले 5 सेकंड में कितनी तय करेगी? 10 ही मीटर तय करेगी, है ना। और ये 10 है यहाँ तक 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मिलाइए, शुरू के 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 10 सेकंड में कितनी हो गई? 20 मीटर। अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए तो ग्राफ कैसा जाएगा? आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रीति, समान समय में समान दूरी। एक समान वेग का मतलब ये होता है कि समान समय में समान दूरी। पहले 5 सेकंड में भी 10 मीटर चली थी, अगले 5 सेकंड देखो, ये अगले ही तो 5 सेकंड है, अगले 5 सेकंड में भी 10 ही मीटर चल रही है। 10 से 20 का अंतर कितना आ जाएगा? 10 ही मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखो मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है भाई। अब देखिए यूनिफॉर्म जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर कोई वस्तु असमान वेग से चलती है, असमान का मतलब ये होता है कि वो लगातार अपने वेग को बदल रही है, अपनी वेलोसिटी को लगातार बदल रही है, तो या तो उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे, मतलब वो कर्व हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, सीधी लाइन ना रह के वो एक वक्र हो जाएगा। तो या तो वो ऐसे जाएगा या फिर वो आपका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। यानी कि वो पूछेगा कि कैसा हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। इनका नाम क्या होता है? वक्र होता है। अगर कोई वस्तु असमान वेग से चल रही है तो ग्राफ कैसा जाएगा? कर्व होगा, कर्व। कैसा जाएगा? कर्व जाएगा, ठीक है। ये हो, इसको बोलोगे आप कि अगर कोई वस्तु असमान वेग से चल रही है तो ग्राफ कैसा जाएगा? आपका कर्व्ड जाएगा, यानी कि वक्र जाएगा। और अगर कोई वस्तु आपकी एक समान वेग से चल रही है तो ये सीधी रेखा होगा या सरल रेखा होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो केवल इतना याद रखना है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, पैराबोलिक भी ठीक है। आकाश सिंह, बहुत बढ़िया, पैराबोलिक भी सही है। वक्र को आप, ये बच्चे मस्त लगते हैं एकदम, इसने बताया भैया ने कि हाँ इसको पैराबोलिक भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर किया करो यार, पैराबोलिक। इसको आप पैराबोलिक भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप परवलय भी कह सकते हैं। बताइए क्या सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया रीता, वेरी गुड। ये कंक्लूजन अच्छे लगते हैं, लेकिन इतना गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस आपसे ये पूछेगा
कब समय अक्ष के समांतर रेखा होगा, कब सरल रेखा होगा, या कब वक्र होगा। तो 3 बातें हैं, बस 3 बातें हम याद रख लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है पहले में और दूसरे में एक्सेलरेशन घट रहा है, वेरी गुड, एकदम जबरदस्त। तो ये हो गए आपके 3 आंसर। आशा करूंगा कि ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगर समझ में आ गए हैं तो हम अगली चीज पर चलते हैं। और आपने अगर पीसीएम से 12वीं करी है तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट होगा किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में, हल्का सा आपको हिंट होगा अवकलन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि अवकलन हमारे यहाँ कैसे काम आता है। भाई साहब अभिषेक, उतने से ज़्यादा हमें नहीं जाना है, जितना मैंने करवाया है उतने से बाहर आपके सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 3 बातें पूछेगा कि कब समय अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा, कब ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन होगा, और कब पैराबोला या कर्व होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड पे। अच्छा हल्का हल्का सा बताओ किस किस को थोड़ा बहुत अवकलन याद है, किस किस को डिफरेंशिएशन याद है। जिनको नहीं याद, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है और भी अच्छी बात है, जिनको आधा अधूरा याद है वो भूल के बैठ जाना, फिर नए तरीके से सीख लेना। हाँ बिल्कुल सुजीत, आप सही कह रहे हैं, इम्पॉसिबल होगा। जरा बताएंगे कि किस किस को हल्का फुल्का सा डिफरेंशिएशन के बाद अंदाजा है। सर मैंने आपकी पहले की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी आपकी वो देखी, और अब ये देख रही, एकदम मज़ा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। बाकी अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से अगर आप चीज़ों को समझने के मूड से समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। और पता है दिक्कत क्या है कि किसी भी बुक वगैरह में आप मिसलिनियस पढ़ते हो, यानी कि एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो, और अंशंट कुछ भी दिया होता है, लेकिन मैं जो आपको लेके चलूँगा, वादा करता हूँ आपसे कि आपको बिल्कुल लेवल पे लेके चलूँगा। और जब मैं पिछली साल आपने मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देखी होंगी, तो वहाँ पे मैं बस शुरुआत में जुड़ा था। बस मैं आपको इतना सा कहूँगा कि यार साल भर में ना, तो तुम अपने आप को देखो कि 1 साल पहले जब तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम कितना जानते थे और आज कितना जानते हो। और मैंने तो करीब 15 बैच पढ़ा लिए होंगे फिजिक्स के ही, जब मैं एक फ्रेशर था, और आज मैंने 15 बैच पढ़ा लिए। तो उन 15 बैच का अनुभव साथ में जुड़ा हुआ है कि किस एग्जाम में कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही अनुभव जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और वही सब चीज़ों की वजह से बदलाव थोड़ा सा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बार देख लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मेथड हमारे यहाँ कैसे काम आएगा, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एग्जाम्पल है x बराबर 2t² प्लस 3t की पावर 3 माइनस 4t की पावर 2। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, और इसमें आपसे ये पूछा जाएगा हाँ बिल्कुल आशीष, ऐसे ही है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी। ये पोजीशन है, x का मतलब क्या होता है, पोजीशन। x को मतलब कह रहा है वो पोजीशन, कि हम किसी चीज की तुम्हें पोजीशन दे रहे हैं, स्थिति दे रहे हैं, और तुम्हें बतानी है उसकी वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, यानी कि वेग और त्वरण आपको बताना है। तो देखिए अक्सर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई अगर तुम वेग देखोगे, वेग बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूरी बटे समय होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dx/dt लिख सकते हैं। कोई तो चीज नहीं है जिसको कुछ भी याद नहीं हो डिफरेंशिएशन के नाम पे, वो बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। बस इतना समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इसका मतलब यहाँ पे हमें x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब ये होता है, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखो, d/dt लिखो और x की पूरी वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू कितनी है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ये सब नहीं करोगे, अभी शायद आप पहली बार कर रहे हैं तो 1-2 बार जरूरत पड़ेगी, -4t²। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी की वैल्यू आप देखिए कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो जैसे t की पावर 2 है, इस 2 से तो कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन केवल उनका करेंगे जैसे यहाँ t लगा है तो t वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सबके साथ कोई छेड़खानी नहीं करोगे। तो 2 का 2 लिख दो। उसके बाद अगर यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को पहले ले आओ और यहाँ एक पावर कम कर दो, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो गई, प्लस 3 को तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, इस 3 को सामने ले आओ, ठीक है, और यहाँ एक पावर कम कर दो, तो 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 4। 2 को पहले ले आओ और यहाँ पे एक पावर कम कर दो, ये हो गई एक पावर कम। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी पार्टिकल की वो हो जाएगी 2 दूनी 4, 4t, पावर 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली 1 ही होती है। 3 3 जा 9, 9t² हो जाएगा, -4 2 जा 8t हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। अब देखो भाई, प्लस के 4 हैं, माइनस के 8 हैं,
किसके ज़्यादा है? माइनस के, तो माइनस के ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 40 और आपका बचेगा 90 स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर, माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर। मंजीत भैया तुम्हारी तो जो डिमांड है ना, ये मान लो तुम लोगों की, तो अगर थोड़ा सा तो मैं छूट दे दूँ ना, तो कोई मुझसे कहेगा सर मेरे लिए तो ना सर मुमताज़ के जैसे सर ताजमहल बनवा दो, कोई कहेगा कि सर मुझे तो रानी बाग दिला दो, कोई कहेगा सर मुझे रानी ही दिला दो। भाई साहब थोड़ा सा अपनी जो ये इच्छाएं हैं ना, इनको हल्का सा काबू में रखो, ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। इच्छाओं पे इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं, आप समझने पे ध्यान दो यार, जो जहाँ जैसे करवाना है वो मुझे पता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया वेलोसिटी निकालना, ये बताइए। तो जिन बच्चों को आता है वो तो एक्सेलरेशन का भी आंसर कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त। अब मान के चलो वो आपसे कह देता कि वेलोसिटी जो आपको बतानी है वो t बराबर 2 सेकंड पर बतानी है, t बराबर 2 सेकंड पर बतानी है। तो इसमें क्या करते भाई, हम t की वैल्यू 2 रख देते, रख दो, t की वैल्यू कितनी रख दो? हर जगह 2 रख दो। चलो, तो t की वैल्यू रखते चले जाओ, 2 रख दी, t की वैल्यू 2 रख दी, 2 का स्क्वायर कर दिया, t की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 नाम 36 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 36 में से 16 गए 20, 20 और 8 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो ऐसे निकालते हैं हम वेलोसिटी। चलो, अब अगर आपसे कहे कि इसमें एक्सेलरेशन निकालो, भाई पहली बात वेलोसिटी थी, दूसरी बात आपसे पूछी है एक्सेलरेशन, तो देखो जरा कैसे निकालोगे। आप जानते हो कि सर जो त्वरण होता है ना, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि dv बाई dt। यानी कि अब हम जो d बाई dt करेंगे वो किसका करेंगे? v का करेंगे। और हमारे पास v कितना था फाइनली? वैल्यू रखने से पहले v आप देखिए, तो वैल्यू रखने से पहले v जो था वो ये था, माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर कितना था? माइनस के 40 प्लस 90 स्क्वायर। आगे देखेंगे आप। अब क्या करो, फिर से वही कि जो वैल्यू है उसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे कितनी है? टी की पावर 1 है ना, तो 1 को पहले लेके आओ, और इसमें से भी 1 कम करोगे तो टी की पावर तो 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे 9, 2 को पहले लेके आओ और टी की पावर 1 यहाँ पे कम कर दो। ठीक है, माइनस के 4, 4 बन जा 4, टी की पावर 0 1 हो जाएगा, उसको लेना ही नहीं है, और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 टी। ठीक है, मान के चलो हो सकता है वो कह रहा था कि एक्सेलरेशन जो आपको बताना है वो t बराबर 2 सेकंड पर बताना है, t बराबर 2 सेकंड पर बताना है, तो t की वैल्यू 2 रख दो, t की वैल्यू 2 रख दो, माइनस के 4 प्लस 18 इंटू टी की वैल्यू 2 रख दी, तो 18 दूनी 36 प्लस के 36, 36 में से 4 जाएंगे तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट आप वही लगा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 4 प्लस 18 टी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सुनील चौहान, बहुत बढ़िया। 18 टी माइनस 4, वेरी गुड। अगर दे देगा समय की वैल्यू, मैंने तो आपको बता रहा हूँ, नहीं देगा तो यहीं छोड़ देंगे, और भाई अगर देगा तो टी की वैल्यू रख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टी की वैल्यू कैसे रखी? मोनू टी की वैल्यू मैंने खुद से मानी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको हो सकता है दे देगा कि भाई टी की वैल्यू 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, वो देगा क्वेश्चन में, तो बस टी की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे। भाई 2 सेकंड दी है, मान लो मैंने कहा 2 सेकंड दी है, तो टी की वैल्यू 2 रख दो, टी की वैल्यू 3 देता हम 3 रख देते, 1 बोलता 1 रख देते। हाँ भैया सत्येंद्र यादव, आपका मैसेज दिख रहा है। ठीक है, सभी का मैसेज दिखता है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन देखो यार बच्चों, आप भी समझो थोड़ा सा कि करीब 400 बच्चे लाइव हैं, तो अगर मैं सभी के यहाँ केवल मैसेज ही पढ़ने में रह जाऊँगा तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है। जरूरी चीज़ों का हमेशा मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन हर चीज़ को तो नहीं यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता। 4 में टी क्यों हटा दिया? वो पावर 0 है। भाई साहब टी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा हमेशा और हमेशा 1 होता है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से, तुम्हें समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करके बताओ। मान के चलिएगा आपको क्वेश्चन दिया जाता है टी की पावर 5 और माइनस टी की पावर 4, तो आपको बताना है वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है, और टी बराबर 1 सेकंड पर, टी बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी बतानी है। देखें कौन सबसे पहले आंसर करेगा, इन चीज़ों पे दिमाग लगाया करो। समझ आ गया ममता, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, एकदम बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हैं हम, और वही ओवरऑल टारगेट भी है कि
क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ाई छोड़ रखी है, तो इस कदर लेके हम चीज़ों को चलें इतनी आसानी से, और आप थोड़ा सा शिद्दत के साथ पढ़ो, दिल से पढ़ो, तो आप भी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप कमेंट करते रह जाएंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप कमेंट पे लग रहे हो, तो फिर आपको कहाँ समझ में आएगा भाई। थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा बस। अगर आपको ध्यान दोगे तो कोई बहुत तोप चीज़ें नहीं है, और मैं बहुत ही आसान करके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है अखिल सिंह, आपकी मैंने डिमांड पूरी कर दी। थोड़ा सा बस दिल से पढ़ो, मतलब कमेंट मत किया करो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, समझो उस टाइम पे। समझने पे जितना ध्यान दोगे, हर एक शब्द को सुनो बहुत ध्यान से। अगर आप कमेंट टाइप कर रहे हो तो इसका मतलब आपका शब्दों पे ध्यान नहीं है, और शब्द जैसे ही मिस हुए सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 1 कर रहे हैं और कुछ लोग 0 कर रहे हैं। जरा देखते हैं किसका ठीक है। तो भाई वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा dx/dt। ये मान लो x दे रखा था आपको, ठीक है, तो dx/dt आप निकाल रहे हो, इसका मतलब d/dt निकाल रहे हो आप किसका, t⁵ माइनस t⁴ का। चलो जरा एक बार आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। 5 को पहले लेके आ जाएंगे और 1 पावर कम कर देंगे, तो t⁴ हो जाएंगी। 4 को पहले लेके आएंगे और 1 पावर कम कर देंगे। चलो जी, अब वेलोसिटी की वैल्यू जो है 1 सेकंड पे निकालनी है, तो इसकी जगह 1 रख दो। अरे 1 की पावर तो 4 कर लो, 50,000 कर लो, 1 ही रहेगी। 1 की पावर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 5 में से 4 गया तो एक आंसर आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड। अगर यहीं आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले, बोलो, अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मैं यहीं पूछूं आपसे कि एक्सेलरेशन बताइए, इसी में दूसरा पार्ट मैंने बना दिया। दूसरा पार्ट है कि एक्सेलरेशन बताइए और t बराबर 1 सेकंड पर ही बताइए। ये क्वेश्चन में देगा कि t बराबर कितने सेकंड पे पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, तुम लिखोगे सर dv/dt होता है। ठीक है, यानी कि d/dt ऑफ v करना है हमें। v क्या है आपका, v है आपका ये 5t⁴, ये तो कैलकुलेट किया है हमने, 5t⁴ माइनस 4t⁵। चलो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 5, इसको 4 को पहले लेके आओगे, 1 पावर कम कर दोगे, 3 बचेंगी, 4, 1 3 को पहले लेके आओगे, 1 पावर कम कर दोगे, कितना आंसर बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा आपका 20। और साथ के साथ ही हम t बराबर 1 सेकंड रख देते हैं। तो t बराबर जब 1 रखोगे तो 1 की पावर कितनी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 × 12, और 1 की पावर कितनी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 में से 12 जाएंगे तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला आंसर मुझे अंजलि सत्य का दिखाई दिया है, और वह देवेंद्र है, विनोद हैं, निशांत हैं, राहुल हैं, संदीप हैं। उसके बाद भूपेंद्र भैया बढ़िया आंसर कर रहे हैं, संजय हैं, शरद हैं, नेहा शर्मा हैं, यश हैं। आप लोग बहुत ज़बरदस्त आंसर कर रहे हो, एकदम बेहतरीन आंसर कर रहे हो। विजय बिल्कुल BSF RORM कवर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक इसका भी आएगा सर, एक कैसे आ जाएगा, इसका एक नहीं आएगा, आप एक बार ध्यान से देखें, इसका 8 आएगा। ठीक है, आशा करूंगा कि ये सब आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब देखो, इसके 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, बात वही रहनी है। इससे बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आपको समझ में आ गया, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक आज हमने कवर लिया। अभी आपका 1D मोशन में थोड़ा सा और रह गया है, और थोड़े से में आपका गति के समीकरण रह गए हैं। तो कल हम गति के समीकरण फिनिश करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर v और u में क्या डिफरेंस होता है, तो बड़ी जल्दी लगी रहती है आपको, जैसे आप तुरंत पैदा हुए थे तो तुरंत ही एकदम आप 10 साल के होकर भागने दौड़ने लगे होंगे। चीज़ों को पेशेंस के साथ पढ़ा करो, धैर्य के साथ, जरूर हर चीज़ कवर की जाएगी। जब मैं कहूँ आज चैप्टर खत्म हो गया और जब आपको लगे कि अब इस चैप्टर में से कुछ बच गया है, तब डाउट किया करो, उससे पहले डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कल हम गति के समीकरण पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम 2D मोशन में भी एंट्री ले जाएंगे। ऊपर वाले में 5 कैसे आ गया देख लें भाई एक बार, 5 कहाँ से आ गया आपका। 5 जो है ये था, ये तो डायरेक्ट यहाँ से था, ये 5 यहाँ लिया था ना हमने, 5 पहले आएगा और 1 पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 5 आया था। ये वेलोसिटी की इक्वेशन डायरेक्टली उठाई है हमने, ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ से उठाई है, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे ना तो वेलोसिटी की इक्वेशन डायरेक्ट उठाई होगी। आशा करूंगा सब कुछ बढ़िया एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बाकी भाई मेहनत करो। देखिए, सोने से अगर आप 2 घंटे पहले सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो ही आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी ना। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ, कितना ही आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, 2 दिन बाद आप सब भूल जाएंगे अगर रिवीजन नहीं करोगे। तो सोने से 2 घंटे पहले जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करो, फिर 6 दिन के बाद 7वें दिन आप जो 6 दिन में पढ़ा है मॉक टेस्ट लगाओ उसका, और उसका रिवीजन करो। ये केवल एक तरीका आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत सारे बच्चे जैसे ये कह रहे हैं कि सर भाई सुजीत देखिए ऐसा है, क्वेश्चन मान लो मैं प्रोवाइड करा दूं, मैं फिर एक ऐसे लिख के दे दूंगा t⁴ माइनस t⁵ 5, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मैं आपसे कह दूंगा कि बताओ अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ग्राफ कैसा जाएगा।
तो क्या लॉजिक बनता है उन चीज़ों का। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। अभी आप मेरे साथ चलो, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देते चलो, जितना मैं आपको दे रहा हूँ उतना लेते चलो, वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप अपने एंगल से प्रैक्टिस कर लो, कोई बुक उठाओ इस लेवल की, मैंने आपको 1-2 बुक के नाम बताए हैं, बुक से प्रैक्टिस कर लो, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।